रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ें? ठीक है, हमने अब तक मैक्सिको के बारे में जो पढ़ा उसके वाया हमने बहुत से प्रोसेसेस को सीखा। हमने सीखा कि कोर एंड पेरिफेरल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। हमने इन लेक्चर्स के वाया देखा कि मेनलैंड एंड रिमलैंड कल्चर कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हम इन्हें स्टडी करते हैं। हमने देखा कि एक पिरामिडल सोशल ऑर्डर कैसा होता है जिसमें मुट्ठी भर लोग टॉप पे होते हैं और वो पूरी की पूरी उस सोसाइटी की वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और जो पिरामिड का बड़ा हिस्सा है वो उन बहुत सारे लोगों से बनता है जिसके पास वेल्थ का कोई हिस्सा उतना नहीं होता। वो पुअर वर्किंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है। अच्छे से कुंडियाँ लगा दें, सारी जाली वाली भी और लकड़ी वाली भी। अब बंद कर दो। हमने आगे बढ़ते हुए अब ये सीखना है कि मैक्सिको के क्षेत्र में ड्रग कार्टल्स किस तरह से काम करते हैं, वहाँ की सोसाइटी में ये चीज़ कैसे इंटीग्रेट हो गई। हम पढ़ चाहे ही मैक्सिको रहे हैं, यूएसए, कनाडा या दुनिया जहान की कोई भी कंट्री, लेकिन ओवरऑल हम हर रोज़ मैच्योरिटी में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम नए कॉन्सेप्ट्स, नए फिनोमेनाज, इंटर रिलेशंस समझ रहे हैं जो सीधे सीधे एक्स्ट्रापोलेट होते हैं जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के वाया इंडिया को पढ़ते हैं। ये ज़रूरी है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया होगा, आपको याद भी होगा कि जब भी कभी कनाडा हमारे देश के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की मूवमेंट्स को होने देने का मौका देगा तो वहीं भारत उन्हें काउंटर कर सकता है क्यूबेक का उदाहरण दे करके। ठीक ऐसा ही अगर आप देखें तो जब अभी कश्मीर के मामले में तुर्की ने अपना स्टैंड रखा धारा 370 हटाने को लेकर के, तो भारत ने उसे काउंटर करते हुए कहा कि क्या तुर्की साइप्रस के इशू के साथ डील करने के लिए रेडी है। तो हम जब इस रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि मौजूदा समय में हमारे विदेश मंत्री जो भी कुछ बयानात दे रहे हैं वो और कुछ भी नहीं, बस इन पढ़ाइयों पर एक आधारित उनका खुद का अनुभव होता है, विश्लेषण है, दैट्स ऑल। ओके, और इसी के तहत उनकी दी हुई रीसेंट स्टेटमेंट जब F-16 फाइटर विमानों से जुड़ी हुई एड $450 मिलियन की पाकिस्तान को अमेरिका ने अभी दी काउंटर टेररिज्म कॉम्बैट ऑपरेशन के रूप नाम से, तो भारत में हमारे विदेश मंत्री का ये उनको जवाब था कि आप ऐसा करके किसे फूल बना रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं कि इन पैसों का और इन इक्विपमेंट्स का यूज़ कहाँ होता है, और इतने लंबे समय से आप ये मदद कर रहे हैं तो आपको खुद भी पता है कि इनका यूज़ क्या हुआ था, और आप फिर काउंटर टेररिज्म के नाम पर दे रहे हैं। तो एक्चुअली में आप हमें नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहने का मतलब था कि वो आप खुद ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बदले में अमेरिका का ये रिस्पॉन्स अब कल आया कि भारत के मामले में हम अपने संबंधों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान से हमारे संबंध बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। जितने हमारे संबंध भारत से हैं उतने ही पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ हमारे समान रिलेशन है। ये वन एंड अनदर वाला रिलेशन नहीं है कि एक को चुनोगे तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को चुनो तो पहला छोड़ना पड़े। हम दोनों को ही चुन के बैठे हैं, हम दोनों के साथ हमारे स्टैंडर्ड रिलेशन है, दैट्स ऑल। मतलब उसने ये क्लियर किया कि इंडिया कोई बहुत स्पेशल नहीं है हमारे लिए, और इंडिया पाकिस्तान से ऊपर नहीं है या पाकिस्तान इंडिया से नीचे नहीं है। ये उसका स्टेटमेंट है, और इसे आप इस नज़र से देख सकते हैं कि लंबे समय से भारत का जो रुख रहा है अपने इंटरेस्ट को लेकर के, रशिया के साथ उसके समीकरणों को लेकर के, रशिया के साथ इंडिया के जो पिछले 6 महीनों के दौरान रिलेशंस रहे हैं और जो इंडिया ने स्टेटमेंट्स दिए हैं ग्लोबल फोरम्स में, बस आप समझ लीजिए कि उसी का एक नतीजा है जो अमेरिका ने ये क्लियर जवाब दिया है, ये बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले कोई और विलक्षणा हमारा पार्टनर नहीं है। तो दोनों बोथ आर सेम पार्टनर, दैट्स ऑल। जैसे स्टैंडर्ड पार्टनर्स होते हैं वैसे स्टैंडर्ड पार्टनर्स हैं। तो ऐसे में भारत हमसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करे या कोई और बयान दे, वो उनकी अपनी इच्छा, हमारा नहीं। ओके, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्टेटमेंट्स, चीज़ें विश्व भर में बदलते हुए जो शक्ति का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसका झुकाव अब किस ओर है, वो कैसे बदल रहा है, दुनिया के अलग अलग मुल्क कैसे बयान दे रहे हैं, इन्हें हम तब बेहतर समझ पाते हैं जब हम दुनिया को समझ जाते हैं। दुनिया ही को समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं दुनिया को समझना। दुनिया बड़ी चीज़ है। दुनिया का अर्थ किसी जगह के माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स या कोस्ट पढ़ लेना नहीं है।
दुनिया समाती है इस चीज़ में कि ये जहाँ एक तरफ माउंटेन, रिवर और कोस्ट ज़रूरी हैं, वहीं उनका वहाँ के लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा, वहाँ की संस्कृतियाँ कैसी हैं, वहाँ के धर्म, भाषाएं, वहाँ के संबंध लोगों के आपस में कैसे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, मौजूदा लोग, मौजूदा फ़िज़िकल फ़ीचर्स, मौजूदा इकॉनमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर उनकी कैसी है, इतिहास में वो कैसे इन कल्चर्स तक पहुँचे, अब तक की उनकी यात्रा कैसी है, भविष्य में वो क्या रुख अपना सकते हैं, जब हम इन सब का आंकलन करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि इन सब को हम इवैल्यूएट और एनालिसिस करने में कॉम्पिटेंट और केपेबल हो जाते हैं, तो ये दुनिया को समझने जैसा है। दुनिया माने शब्द ये था, ओके। तो दुनिया भर के मुल्क जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन सब की बदलती हुई विदेश नीतियाँ और शक्ति के संतुलन का बदलाव समझने के लिए मूल तो दुनिया ही समझनी होगी, तो हम वही समझ रहे हैं। उसी दुनिया की समझावट में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा टॉपिक वही है, मिडल अमेरिका है। हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसमें हम मिडल अमेरिका कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिको है, कैरिबियन आइलैंड हैं और सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं। और उसके अंदर हम मैक्सिको आज हमारा कंक्लूडिंग है। इस टॉपिक के साथ साथ कुछ ब्यूटिफिकेशंस करनी है, जो पिछला लेक्चर दिया तो उसके एलिमेंट्स में वो करके आज मैक्सिको समाप्त हो जाएगा। मैक्सिको नहीं पढ़ा हमने एक्चुअली में इंडिया की सिविल सर्विस की तैयारी में, हमने मैक्सिको को आधार बना करके दुनिया पढ़ी है। अक्सर बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं कि मैक्सिको नाम देखते ही उसका त्याग करेंगे कि मैक्सिको क्यों पढ़ना है। बात यह है कि बात मैक्सिको की नहीं है, बात उस मैक्सिको में पढ़े गए कॉलोनियलिज्म की है, जिसका प्रभाव वही मैक्सिको पे भी पड़ा और भारत पे भी था। बात ये नहीं है कि हमने मैक्सिको पढ़ा, बात ये पढ़ी कि एक मैक्सिको में हमने पढ़ा कि जब कॉलोनियलिस्ट आए तो इंडिजीनियस ग्रुप्स का क्या हुआ। बात ये नहीं है कि हम मैक्सिको पढ़ रहे हैं, बात ये है कि इसी कॉलोनियलिज्म और उन्हीं इंडिजीनियस ग्रुप्स के मार्जिनलाइजेशन का आज के सोशल स्ट्रक्चर पर प्रभाव क्या है, आज वहाँ का सोशल ऑर्डर कैसा है। मैक्सिको तो केवल एक वैसी नाम है जैसे हम किसी एक केस स्टडी को नाम देते हैं। बात ये मूल में है कि उसका कंक्लूजन क्या निकला। यानी कि आपको कहानी कोई भी बताई जा सकती है, पंजाबी में एक लाइन होती है, असल ये है कि सिट्टा की निकले। मैक्सिको तो सिर्फ उसे कहानी की तरह है, बात यह है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली, सार क्या निकला। आए इस सार की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं, मैक्सिको को एक स्तर पर और बढ़ते हैं। ये बच्ची कहती है कि सर ये सब यूपीएससी पढ़, मैंने सब पढ़ के समझ नहीं आता, लॉ पढ़ लूँगी। मैं समझना ये चाहता हूँ लॉ में पढ़ना क्या चाहती है कि नहीं। ओके, लॉ में आखिर हम पढ़ना क्या ही चाहते हैं, यही तो ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कि हम अपन जज बन के बैठे हैं और अपन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पता, ये देश के लिए कितनी बड़ी त्रासदी हो जाएगी। इट विल बी द बिगेस्ट डिज़ास्टर फॉर द नेशन कि देश के न्यायाधीशों को ये भी नहीं पता, इतना तो ज़रूरी है। सोचिए उन्हें कॉन्टिनेंट और ओशियन का फ़र्क ना पता हो। सोचिए बात ये चल रही हो और कोई कहे कि हुजूर ये जो यूरोपीय मुल्कों में जैसे अमेरिकी मुल्कों में ड्रग कार्टेल काम करते थे, अब वैसी ही चीज़ें भारत में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्षेत्र में बढ़ रही हैं हुजूर। सोचिए कि उन्हें यह भी ना पता हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, और उन्हें यह भी ना पता हो कि अमेरिकी मुल्कों की जब बात हो रही है, ये अमेरिका किन चिड़िया किन कॉन्टिनेंटों के नाम है। बच्चा कहता है कि बस ये छुड़वा दो, मुझे लॉ करा दो। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर लॉ में करना क्या है। दिए की लॉ जगानी है कि नहीं। उसमें भी विज्ञान है, उसमें भी विज्ञान है कि अगर उस जलती हुई दिए की लॉ को कांच के ढक्कन से ढक दूंगा तो बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। आग बुझाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको हाथ से पकड़ें, आप ऑक्सीजन कटाव कर दीजिए, अग्नि अपने आप ही बुझ जाएगी। ओके, हम अक्सर यही करते हैं, शरीर पर पानी डालने से यही होता है, ऑक्सीजन जो है वो घट जाता है, आग अपने आप बुझ जाती है। इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स भी काम करते हैं, वो जो हवा में छोड़े जाते हैं, वो कुछ और नहीं करते, ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ जाके बॉन्डिंग बना लेते हैं। ओके, और आग बुझ जाती है। अब बताओ मैंने क्या पढ़ा हूँ, हम ऐसे पढ़ने वाले आदमी हैं। ओके, एक दिन पढ़ा दूंगा, लॉ भी करा दूंगा। चले आगे बढ़ें। ड्रग कार्टल्स, चलिए मैं एक कहानी बताता हूँ। आज हम जिन मुल्कों का जिक्र करेंगे उनमें ये मुल्क आएंगे। देखिए हम कर तो
मिडिल अमेरिका रहे थे तो मिडिल अमेरिका में ये सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स भी थे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, जैसे पनामा। बाकी के ऊपर चले गए वो दिख नहीं रहे क्योंकि मैप पे फोकस साउथ अमेरिका पे है। देखिए साउथ अमेरिका की ये जो मुल्क हैं, जैसे ये कोलंबिया है, वेनेजुएला है, यहाँ पर देखिए गुयाना है, सूरीनाम है, ये मुल्क। मैं आपको एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ाई से अगर जुड़े हो तो कुछ वेब सीरीज़ हैं जो देखनी ज़रूरी हैं, उन्हें देखिए। जैसे एक वेब सीरीज़ हिंदी में है नार्को सेंट्स, नार्को संत, एक है नार्कोज, वो नहीं, नार्को सेंट्स, सूरीनाम पर बेस्ड है वो। अगर लाइफ में कभी भी आपने ये वेब सीरीज़ देख ली, लेक्चर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कोलंबियन कार्टल्स क्या हुआ करते थे। यहाँ की कोकेन को दुनिया भर में आत्मा को जगाने वाला ईश्वर का द्रव्य क्यों माना जाता है। द प्योरेस्ट कोकेन ऑफ द वर्ल्ड, द कोलंबियन कोकेन। ओके, कोकेन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्राकृतिक रूप में उगता है। आई बात समझ में। सो द थिंग इज़ दिस कोलंबिया, और अब अभी हमारी स्टूडेंट ने बताया है कि इसकी कैपिटल है बोगोटा। क्या है कैपिटल? बोगोटा। उसी स्टूडेंट को थोड़ा और तंग करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? हैं? अच्छी है स्टूडेंट। और पेरू की? और चिले की? जज को लग रहा है कि ये ज़्यादा मजबूत जज बनेगी ऑब्वियसली। चलो चलें, देखो जज बने या IAS साइड रखो, पहले आदमी तो बनो, पहला बंदे तो बनिए, बाकी तो सब बाद में बनेंगे। ओके, तो ये कोलंबिया नाम का मुल्क है, यहाँ पर खेती होती है और कोकेन यहाँ पर उगाया जाता है, पौधे की तरह ही होता है। क्यों ये साउथ अमेरिका फेमस है इन चीज़ों की खेती के लिए, और क्यों यहीं पर कार्टेल का मतलब क्या होता है? देखिए कार्टेल का मतलब यहाँ पर आप एक ऐसा चीज़ समझ लीजिए कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप, या आप इसे नेक्सस कह लीजिए, तो वर्ड यहाँ पर एक कार्टेल यूज़ हुआ है। आई बात समझ में? एक ऐसा समूह, एक ऐसा दल जो इस काम में लगा हुआ है और उसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क होता है, सारे उसके मेंबर होते हैं, अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहे लोग उसके मेंबर होते हैं। तो इस तरह से वो अपना एक कार्टेल क्रिएट हो जाता है का पूरा। तो यहाँ पर अब ये साउथ अमेरिका की ये मुल्क क्यों मशहूर है इन चीज़ों के लिए? देखिए सूरीनाम की अगर मैं बात करूँ, लाखों में ही आबादी है, बस लाखों में ही आबादी है, आबादी की संख्या बहुत कम है। और अंग्रेज़ों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, अलग अलग मुल्कों के द्वारा दुनिया भर में जब राज किया जा रहा था तो अलग अलग देश के लोगों को यहाँ ला करके बसाया गया। चीन के लोग भी दिखेंगे यहाँ पर, और उन चीनियों के द्वारा यहाँ पर कई तरह के चाइना टाउन बनाए जाएंगे। अलग अलग मुल्क में आपको चाइना टाउन वर्ड सुनने को मिल जाएगा, तो चीन के लोग भी मिलेंगे। एशियाई लोगों में चीन के साथ साथ आपको कोरियंस भी मिलेंगे, भारतीय भी मिलेंगे, अफ्रीकन्स भी मिल जाएंगे। ये अलग अलग तरह के लोग हैं जो यहाँ ला करके बसाए जाते हैं। तो कोई एक एथनिक ग्रुप बड़ा डोमिनेंट हो ऐसा नहीं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। जनसंख्या कम होना और अमूमन सबका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आज़ाद होना और उसके बाद यहाँ लोकतंत्र आना, और लोकतंत्र रह ना पाना क्योंकि जो भी सेना थी उसके जर्नैलों के द्वारा लोकतंत्र के नुमाइंदों को ख़त्म करके दफ्तरों पर कब्ज़ा करके पॉलिटिकली और मिलिट्रली इसे सेना के अधीन ले आना, और उसके बाद फिर जो भी पर्सन सत्ता में आया जिसने पहले के इलेक्टेड लीडर्स को ख़त्म किया, एक आर्मी जनरल के रूप में ख़ुद को स्थापित कर लिया, अब वो देश का नेता भी बन चुका है, उसे चाहिए होता है अनंत पैसा, उसे चाहिए होता है समाज के कुछ उन लोगों का साथ जिनके पीछे समाज खड़ा है। तो ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंटली रिलीजियस पर्सनैलिटीज़। तो इन मुल्कों में कम जनसंख्या होने के कारण, बहुत कम जनसंख्या होने के कारण होता ये है कि उस जनसंख्या के काफ़ी बड़े हिस्से को अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों के कुछ रिलीजियस पादरी, द प्रीस्टली क्लासेस, अपने आगोश में ले लेते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। धीरे धीरे उन जनता के बीच में नशे का प्रचार प्रसार ये लोग करते रहते हैं, धीरे धीरे वो नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ धर्म के अधीन होकर के आंखों से अंधे हो जाते हैं, विचार करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में ब्लाइंड फॉलोअर बन जाते हैं इन लोगों के, और इनका समर्थन चाहिए होता है उन लोगों को जो नए नए सत्ता में बैठे होते हैं बंदूकों के दम पर, सेना के दम पर, और पुराने नेताओं को उन्होंने ख़त्म किया होता। तो इन्हें इन लोगों का समर्थन चाहिए जिनका होल्ड समाज के ऊपर है, और दूसरा इन्हें पैसा भी चाहिए, इन्हें हथियार बहुत मंगाने हैं क्योंकि इनको
बंदूक की नोक पर लोगों को कंट्रोल में रखना है, हथियार चाहिए इन्हें, समर्थन चाहिए कुछ लोगों का, पैसा चाहिए इन्हें, ये सब ज़रूरतें पूरी होती हैं एक बिज़नेस के वाया, और वो ड्रग्स होता है। और इस ड्रग्स के बिज़नेस में रुचि उस पर्सन की भी है जो इसे जनता का समर्थन दे रहा है, जो खुद तो एक रिलीजियस बैकग्राउंड का बंदा शो कर रहा है खुद को। जैसे मैंने जो नार्को सेंट्स बताई, उसमें जो मेन गॉड फादर है ड्रग के बिज़नेस का सूरीनाम में, वो एक पास्टर है। तो आप उस मूवी को देखिए, आपको समझ आएगा। इन फिल्मों की खासियत ये है कि इनमें गट्स होता है, ठोक के दिखा देते हैं क्या दिखाना चाहते हैं, परवाह नहीं करते कि किस धर्म के लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे, दिखा देते हैं। तो ऐसे में वो एक पास्टर है और उसके पीछे बहुत सी जनता है, उसके चर्च की फॉलोइंग लगभग लाखों में पहुंच चुकी है, और वो अपने ही चर्च में आने वाले लोगों को रेगुलरली मीटिंग्स पे बुलाता है और कई तरह की ड्रिंक्स में धीरे धीरे नशा खोल के देता है, और वो खुद भी आदी होते चले जा रहे हैं। उसका एक समूह उसने बना रखा है। इस तरह से लोकलाइट्स फॉलोअर होते चले जा रहे हैं। तख्ता जिसने पलट किया है ये उसके फेवर में है, और उसने इसे फ्री हैंड दिया हुआ है ड्रग बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बदले में ये उसे पैसा देता है और उन पैसों से वो नेता हथियार मंगाता है। दैट्स ऑल। इस तरह से ये पूरी कहानी में पैसा, हथियार और ड्रग्स की कहानी है। किसकी कहानी है? और ड्रग्स की कहानी है। ये पैसा और हथियार जुटाने के लिए जो मूल तत्व है वो ड्रग्स है। आपको पता है एक पर्सन हुआ करता था, पैब्लो एस्कोबार। ठंड लग रही बेटा तो इसी बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ऐसे और कुछ हो जाएगा यहाँ, इसको चलाओ छोटे वाले को। पैब्लो एस्कोबार हुआ करता था। 30 साल तक ऐसा कहते हैं कि दुनिया पे उसने एक छत्र राज किया है ड्रग्स के मामले में, एक छत्र राज। और एक समय में उसका रेवेन्यू ऐसा बताया जाता है कि जनरल मोटर्स, अमेरिकन कंपनी, यूएस का कंपनी जनरल मोटर्स, फोर्ड की गाड़ियाँ, तो जनरल मोटर्स से ज़्यादा कमाई हो गई थी उसकी पैब्लो एस्कोबार की। लेकिन फिर उसे ख़त्म किया। किसने ख़त्म किया? DEA ने, जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए की ये मेन विंग है जो ड्रग्स के साथ, ड्रग डीलर्स के साथ डील करता है, द DEA। फिर इसने उसे अंत कर दिया, ख़त्म हो गया। इतनी बड़ा साम्राज्य पाब्लो एस्कोबार ने कैसे बनाया था? मूल में ड्रग्स था। फिर यहाँ से शुरू होती हैं वेपन्स की कहानी, पैसों की कहानी, ब्राइबरी की, करप्शंस की, आम जनमानस में सेवा करने की ताकि लोग साथ में जुड़ें, तमाम चीज़ें। और ये चीज़ें समाज का हिस्सा बन जाती हैं। समाज खुद इसको प्रोटेक्ट करने में खड़ा हो जाता है। आई बात समझ में? तो इन क्षेत्रों के, इन मुल्कों के ड्रग्स कार्टेल के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। शुरुआत हुई है मैक्सिको से, तो मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको के बारे में अगर हम बात करें तो कोलंबियन कार्टल्स आर वर्ल्ड फेमस। चाहे पैब्लो एस्कोबार कहीं से भी बिजनेस कर रहे हों, चाहे मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स काम कर रहे हों, चाहे सूरीनाम के ड्रग कार्टल्स काम कर रहे हों, एक्चुअली में जो ड्रग आ रहा है उस ड्रग का बेसिस है द कोलंबिया। इसे साइलेंट कर दें। उसका बेसिस है कोलंबिया। क्या बेसिस है? कोलंबिया। सो इट इज़ अ कोलंबियन ड्रग जो इन सब अलग अलग देशों के कार्टेल्स को खड़ा होने में मजबूती दे रही है। क्लियर हुई कहानी? हर जगह आप जिक्र सुनेंगे द कोलंबियन ड्रग्स। धीरे धीरे बाद में बाकी मुल्कों ने भी अपने लेवल पर उगानी शुरू की, बट कोलंबिया शुरू में महारत हासिल किया हुआ था। अब कोलंबिया से यूएसए ड्रग्स जाया करता था डायरेक्ट, लेकिन धीरे धीरे मेन जो ट्रांजिशन पॉइंट है वो तो मैक्सिको ही है, तो वो मैक्सिको से होके जाया करता था। तो धीरे धीरे मैक्सिको में कुछ ग्रुप्स खड़े होने शुरू हुए जिनका ये दावा रहा कि अगर मैक्सिको एंट्री पॉइंट बनेगा यूएसए में ड्रग्स ले जाने के लिए, तो फिर हमारा शेयर हुआ करेगा उस ड्रग्स के बिज़नेस में। हम मेन कैरियर बनेंगे मैक्सिको में वो ड्रग आने के बाद यूएसए में ले जाने के। तो पहले वो कोलंबियन कार्टेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और मैक्सिको से होते हुए उसे यूएसए में एंटर कराया जाता था। लेकिन समय बीत जाने के बाद मैक्सिको में ग्रुप्स खड़े हुए और उन्होंने कोलंबियन कार्टेल से ये कहना शुरू किया कि हमें हमारी बनती हिस्सेदारी चाहिए, यूएसए में इन ड्रग्स की एंट्री का आधार हम बनेंगे, तो हम करवाया करेंगे। धीरे धीरे ये मजबूत होने लगे, बड़े होने लगे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स के क्रैकडाउन होने लगे कोलंबियन कार्टेल्स के ऊपर, क्योंकि वो पुराने थे,
उनसे जुड़े हुए नेटवर्क्स की खबर थी, उनसे जुड़े लोगों के रिकॉर्ड्स भी सरकारी डाटा में मेंटेन थे। नए नए जो खड़े हो रहे थे उनके रिकॉर्ड नहीं थे। तो 1990 का दौर आया, कोलंबियन कार्टल्स तो नष्ट कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, लेकिन उसके बाद जो मशहूर हो गए वो मैक्सिकन कार्टल्स थे। फिर मैक्सिको के कार्टल बड़े होने शुरू हो गए। ओके, और मैक्सिको में जो कार्टल्स हैं वो होल सोल प्लेयर हो गए कोलंबियन ड्रग्स को वहाँ से प्राप्त करके यूएसए में एंटर कराने का। इतनी बात समझ में आई? दैट इज़ द फर्स्ट आस्पेक्ट। मैक्सिको की इकोनॉमी में रच बस गई ड्रग्स, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं मैक्सिको में जहाँ की इनकम का मुख्य आधार ड्रग का बिजनेस है। जब इनकम का मुख्य आधार ड्रग का बिजनेस बनता है किसी क्षेत्र का, तो फिर सरकारों के द्वारा भी मुश्किल होता है उसे उस इलाके से निकाल के फेंक देना। क्यों? होता यह है कि इन इलाकों में अमूमन सरकारी सेवाएं कम पहुंचती होती हैं, सरकार की असिस्टेंस कम होती है। एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, सैनिटेशन, हाउसिंग, फूड से एसोसिएटेड गवर्नमेंट की सपोर्ट सिस्टम्स, ये सब चीज़ें कम पहुंचती हैं, बेरोज़गारी भी रहती है। और ऐसे में यहाँ के लोगों को हमेशा इन सेवाओं की ज़रूरत जब होगी, तो जो उन सेवाओं की पूर्ति करता है वो उन लोगों में हीरो हो जाता है। तो ये जो ड्रग कार्टल्स हैं, इनकी खासियत है कि ये इन पॉकेट्स में इन लोगों की उन सब एरियाज़ में मदद करते हैं जहाँ सरकार चूकती है। इसके कारण आपको उन लोगों के बीच जाने पर इनके विरोध मिक्स रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत से लोग होंगे जो इनके समर्थन में होंगे, और बहुत से लोग होंगे जो शायद समर्थन में ना भी हों लेकिन खुल के सामने नहीं आते। लेकिन ये मुमकिन है कि सरकार अगर कभी इन्हें उखाड़ के फेंकना चाहे तो सरकार को बड़ी चुनौतियां फेस करनी पड़े, क्योंकि जनता खुल के आती नहीं इनके विरोध में, क्योंकि एक बड़ा धड़ा होता है जो इनके समर्थन में जनता का ही होता है। अब देखिए ये कैसा पैराडॉक्स है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग बिजनेस एक तरह से सोसाइटी के लिए ही मेनेस है, वो एक श्राप है समाज के लिए। नस्लों को ख़त्म करता है, आपको अधीन बना देता है अपने। एडिक्शन इज़ बैड, लेकिन वही समाज उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो लोग इन बिजनेसेस में हैं। रीज़न है सरकार की वहाँ तक पहुँच ना होना। यानी कि समय रहते सरकार को उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम करने थे वो सरकारों ने जब नहीं किए, तो वहाँ के युवा ड्रग्स लेते भी हैं और ड्रग्स के धंधे का हिस्सा भी बनते हैं। वो ड्रग पेडलर भी बनते हैं, वो ड्रग कंज्यूमर भी बनते हैं। अब ड्रग उनके लिए दोनों तरह ज़रूरी हो रही है, उनके ज़िंदा रहने के लिए कि उनको खाने की ज़रूरत पड़ गई है, और दूसरी तरफ उनकी लाइवलीहुड, उनकी उपजीविका के रूप में भी ड्रग इम्पॉर्टेंट हो गई है। ड्रग बिजनेस का मेन खेल ही यही है। ये आपको दो तरह से अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक तो आप उनकी ड्रग्स के आदी स्वयं हो जाते हैं, और दूसरा आपकी अर्थव्यवस्था, आपके घर की लाइवलीहुड उस ड्रग बिजनेस पर टिक जाती है। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये तभी हो पाता है जब उस क्षेत्र में बेहतरीन रोज़गार के अवसर ना हों। मैं ये नहीं कहता कि जो मुल्क बड़े हो जाते हैं, जो शहर बहुत तरक्की कर जाते हैं, जिनमें पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ पर ड्रग्स नहीं होता। एक्चुअली में आपसे एक सवाल यही है कि ड्रग कार्टल्स कहाँ बन रहे हैं? कोलंबिया में बन रहे हैं, सूरीनाम में बन रहे हैं, मैक्सिको में बन रहे हैं। ये कोई बहुत विकसित देश तो है नहीं। अगर मैं कोलंबिया की बात करूं या सूरीनाम की ही बात करूं, तो इन्हें तो मैं पिछड़े हुए देशों में गिनता हूं, तो ये तो विकसित नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये ड्रग कार्टल्स यहाँ बन रहे हैं, मतलब ये ड्रग सप्लायर देश हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग कंज्यूमर। तो सप्लाई किसे कर रहे हैं? कंज्यूमर कौन है? तो तब से मैं नाम ले रहा हूँ यूएसए का। सप्लाई तो यूएसए को हो रही है। तो यूएसए में कहाँ पर हो रही है? ध्यान से देखिए, यूएसए के वो रीजन जो तेज़ी से मेट्रोपॉलिटन में बदल रहे हैं, चाहे वो लास वेगास हों, चाहे वो लॉस एंजलिस की बात करें, चाहे डल्लास की बात करें, टुक्सन की बात करें, किन्हीं भी क्षेत्रों की आप बात कर लीजिए। यानी कि यूएसए के वो इलाके जो हायर जीडीपी एरियाज़ के रूप में जाने जा रहे हैं, जहाँ पर बेहतरीन रोज़गार के अवसर हैं, जहाँ पर लोगों के पास अब बेअंत पैसा है, जहाँ पर क्लब्स, बार्स, कैसीनोज़, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बहुत मशहूर हो चुकी है। इन्हीं लग्जरी ग्रुप्स के द्वारा, इन्हीं लग्जरी क्लासेस के द्वारा ही तो इन पदार्थों की डिमांड क्रिएट की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अक्सर हमारे देश में यह आरोप लगता तो है कि बहुत पहले की कहानियों में अगर देखा जाए तो मुंबई की वो सिनेमा जगत और उनसे जुड़ी पार्टीज़
आधार बनी कि बड़े स्तर पर वहाँ पर ड्रग्स और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। बाद में चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, विकसित होती चली गई, दूसरे चीज़ों में चली गई। लेकिन मेन एस्पेक्ट इज़ कि वो इलाके जहाँ पर रातें रंगीन होनी शुरू हुई क्योंकि पैसा आया, आपके पास पैसा है, लोनलीनेस है, काम की आपाधापी इतनी है कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो पुअर पड़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली में समस्या ये है कि जब सामाजिक संबंध कमज़ोर पड़ने लग जाएं, जब इंडिविजुअल के अपने सोशल ग्रुप के साथ रिलेशंस धीरे धीरे टूटने लगते हैं, अकेलापन बढ़ने लगता है, दिन से रात काम होता है और फिर उसके बदले में अगर कुछ है तो बेशुमार पैसा, और अगर हमारी कोई सोसाइटी है तो वो वीकेंड्स पे बने हुए हमारे कुछ घंटों वाले दोस्त या वीकेंड स्टैंड्स जिसे हम कहते हैं, जिसका स्टैंडिंग कब तक है, द वीकेंड्स, और उसके बाद आप आगे चले गए। तो देखिए, जब हम कंज्यूमरिज़म को बढ़ावा देते हैं तो कंज्यूमरिज़म सिर्फ चीज़ों में ही नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ियाँ, घर या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसी, रेफ्रिजरेटर्स या फिर ज्वेलरी ऐसी चीज़ें ही कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमरिज़म की खासियत है कि रिलेशंस भी कंज्यूम होने लग जाते हैं। आप उन्हीं रिलेशंस को जन्म देते हैं जिन्हें आप कंज्यूम कर सकें, यूज़ एंड थ्रो, खाया पिया और निकल लिए, दैट्स ऑल। तो इन सोसाइटीज़ में आपके पास टाइम नहीं होता रिलेशन को नर्चर करने का, तो आप टाइम नहीं दे सकते हैं। और रिलेशंस की प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम मांगते हैं, संबंध समय मांगते हैं। आपको सामने वाले के लोज़ को सुनना पड़ता है, उसके हाईज़ को चीयर करना पड़ता है, यानी कि उसकी अचीवमेंट्स को चीयर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। वो जब भी कमज़ोर पड़ रहा है उसे सुनना पड़ता है, समय देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। लेकिन जब बहुत तेज़ दौड़ती है अर्थव्यवस्था और उसके तहत बहुत तेज़ दौड़ रही है हर दिन की ज़िंदगी और पैसा ही उसका एक एंड रिज़ल्ट है, तो फिर इतना समय नहीं है कि रिश्तों को भी दिया जा सके। तो फिर अमूमन रिश्ते अब एक बायोलॉजिकल बॉडी की नीड्स तक ही सीमित रह जाते हैं, शारीरिक ज़रूरतों से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और उसका बेहतरीन तरीका रहता है कि वो एसोसिएशंस कहाँ पर हों, तो नए तरह की सोशल ग्रुपिंग्स क्रिएट होती हैं और वो होती हैं द क्लब ग्रुपिंग्स, द पार्टीज़। और उनमें मेन आधार बनता है, क्योंकि देखिए ह्यूमन में मोरालिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि मैन से ह्यूमन का रास्ता तय ही इस तरह से हुआ है। हम एक एनिमल एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो मोरालिटी हमेशा रहेगी। ऐसे में हम पर हमेशा ही मॉरल क्वेश्चनिंग गिल्ट का रीज़न बना के रखेंगे, तो गिल्ट्स विल ऑलवेज बी देयर। एक मॉरल रीजनिंग रहेगी, नैतिकता हमेशा रहेगी। वो तब रहेगी जब हम ज़मीन से जुड़े होते हैं, जब हम दुनियावी ज़मीनी जीवन में हैं, मूल्यों से जुड़े हैं, रूट से जुड़े हैं। एडिक्शन की, खासतौर ड्रग्स की, उसमें खासतौर कोकेन और हीरोइन की खासियत यह है कि वो आपको ज़मीन से तोड़ के हवा में उड़ाने के काबिल है। यानी कि उस समय में आदमी हवा में उड़ता है, वो एक सपनों की दुनिया में होता है, वो वही इमेजिन कर रहा होता है जो शायद बहुत अनरियल होता है। ऐसे में उसके द्वारा उस तरह के टेम्परेरी रिलेशनशिप्स बनाना आसान हो जाता है। फिर मॉरलिटी हावी नहीं होती, नैतिकता हावी नहीं होती। इसलिए उन शामों में, उन पार्टीज़ में इन मटेरियल्स की खपत बहुत ज़्यादा होती। जैसे आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, रेव पार्टीज़ नॉट अलाउड, दे आर इलीगल। उन पे जब रेड पड़ती है तो ड्रग्स वगैरह रिकवर होती है, तो फिर वो नहीं अलाउड होती। क्यों है? क्योंकि जब वहाँ पर वो चीज़ें आपने लिटरली यू आर गोइंग टू कंज्यूम द बॉडी ऑफ समवन, एक्चुअली यू विल नॉट कंज्यूम द बॉडी। एट द एंड जब वो होश में आएंगे तो दे आर ह्यूमन, आप ह्यूमन ही हो अल्टीमेटली। तो द थिंग इज़ कि हम उस चीज़ से निकलने के लिए, उस दुनिया से निकलने के लिए एक नई दुनिया में एंटर होते हैं। और उसका आधार एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक या तो आपको आध्यात्म ले जा सकता है, और आध्यात्म का मार्ग बड़ा लंबा है, गुरु चाहिए, शिक्षा चाहिए, और या फिर आपको नशे ले जाते हैं, मतलब आप भूल ही गए कि सराउंडिंग में क्या है। तो ऐसा नहीं है कि गरीब मुल्कों में यह है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर ही इन मुल्कों की जो मेन खपत केंद्र बने, जो मेन कंजम्पशन सेंटर बने, वो दुनिया के चकाचौंध से भरे हुए वो शहर, उनकी सड़कें, वो क्लब और वो रातें हुई जहाँ पर लग्जरी बहुत थी, तभी वो लोग अफोर्ड कर पाए। रिश्तों में तनाव थे, घरेलू रिश्तों में तनाव आए, क्योंकि घर की बातें, विचार सीमित हैं सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियलिज़म तक। तो जब भी समाज में से, परिवारों में से बौद्धिकता घटती है, भौतिकता बढ़ती है, मटीरियलिज़म जब रैम्पेंट हो जाता है और स्पिरिचुअलिज़म जब रिड्यूस हो जाता है, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी किन्हीं इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है और वो सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं। जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर निकल के सामने वाले के हितों के विचार में सोचना ही छोड़ देते हैं,
परिवारों में जब ये बिखराव आता है, ये बिखराव समाज में दिखने लगता है, और परिवार से बिखरे ये लोग, समाज से टूटे हुए ये लोग अगर कुछ ढूंढते हैं तो सहारा, और सहारा अक्सर इन चकाचौंध जीवन में इन पदार्थों में मिल जाता है। तो सब्सटेंस एक मेन पार्ट हो जाता है लाइफ का। सब्सटेंस क्या हो जाता है? मेन पार्ट। तो फिर अब्यूज़ स्टार्ट होता है, और द फर्स्ट अब्यूज़ इज़ द ड्रग अब्यूज़। तो शुरुआत अल्कोहल से होती है, धीरे धीरे लोग marijuana की तरफ जाते हैं, फिर बहुत सी चीज़ों से आरंभ, ऐसा नहीं कि सीधे आप इधर आ जाते हैं, चरस, गांजा, अफीम, ये सब चीज़ें चलती, फिर धीरे धीरे हायर, जब वो सेचुरेट हो जाते हैं, उनमें आनंद आना बंद हो जाता है, फिर हायर सब्सटेंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर मेथ आता है, कोकेन आता है, हेरोइन आता है, फिर इस तरह की चीज़ों की ओर लोग बढ़ते हैं, और फिर वो लिटरली ख़त्म ही होने की कगार पर होते हैं। वापस ला पाना भी कठिन है, पर इलाज है, इलाज है। बस ऐसा है ये कहानी की।